किसने देखा, कल को किसने देखा, ना हमने ना तुमने देखा। जीवन के हर गुणा गणित में बस तू मैं सबने देखा, तू मैं सबने देखा। साथियों नमस्कार। अंबेडकर नगर पोएट्री साहित्यिक मंच पर आप सभी श्रोताओं दर्शकों का एक कदम साहित्य की ओर कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथियों, साहित्य और समाज का अतीव गहरा और अटूट संबंध है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए साहित्य को सुनना, जानना, समझना अति आवश्यक है। जैसा कि इस मंच पर कार्यक्रम एक कदम साहित्य की ओर में आप एक से बढ़कर एक साहित्यकारों को सुनते समझते आ रहे हैं और साथ साथ में उनकी विभिन्न विधाओं जैसे कविताएं, गजल, गीत व शायरी जैसे विभिन्न विधाओं का आनंद भी उठाते आ रहे हैं, लेते आ रहे हैं। आदरणीय, इसी क्रम में आज हमारे बीच लखनऊ उत्तर प्रदेश से उपस्थित हैं, हमसे जुड़े हुए हैं कवि पंकज सिंह दिनकर जी। आदरणीय, मैं इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय, जैसा कि मैंने आपकी कविता को सुना है, पढ़ा है, आपके बारे में जान पाया है, आपकी कविताएं जिस किसी भी विषय पर लिखी होती है वो गजब की तीक्ष्ण प्रहार होती है। समाज के विभिन्न घटनाओं पर, अत्याचारों पर, व्यभिचारों पर, समाज के विभिन्न अंधविश्वासों पर, साथ साथ में धर्म से लेकर के मानवता तक आपकी रचनाएं जो सफर करती हैं वो दिल को कहीं ना कहीं छू जाती हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी रचनाएं होती हैं। आदरणीय, बड़ी खुशी की बात है कि आज इस मंच पर आप जुड़े हैं और आज आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा। आदरणीय, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप अपना जीवन परिचय और साथ में साहित्यिक परिचय से अवगत कराएं, फिर हम कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं। बहुत कुछ सीखना और जानना है। तो आदरणीय, मैं आपका स्वागत के साथ आमंत्रित करता हूं आपको मंच पर कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय, खासकर जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय से अवगत कराएं। स्वागत है आदरणीय। बहुत बहुत प्रणाम सर, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अम्बेडकर नगर पोएट्री साहित्यिक मंच को कोटसा प्रणाम करते हुए माँ शारदे के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। माता पिता का स्नेहल आशीर्वाद लेते हुए मैं पंकज सिंह दिनकर हरकुंसी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मूलतः मैं संडीला उत्तर प्रदेश के एक गांव केसरीपुर का निवासी हूँ जो कि हरदोई जनपद में पड़ता है। मैं पेशे से एक अध्यापक हूँ, शिक्षण कार्य से जुड़ा हूँ। साहित्य क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत जल्द ही मैंने शुरुआत की है और शिशु मंदिर का चूंकि छात्र रहा हूँ तो कहीं ना कहीं संस्कार, देश प्रेम, राष्ट्र समर्पित रचनाएं ही लिखता हूँ और मैं अपनी रचनाओं में कोशिश करता हूँ कि जो रचनाएं मैं लिखूं उससे कुछ ना कुछ समाज को सीख मिले, संदेश मिले, जिससे हमारे आज के युवा आगे बढ़ें और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार कुरीतियां दूर हों। मैं साहित्य सेवा से विगत 2 वर्षों से जुड़ा हूं और आप सभी के आशीर्वाद से लगातार बड़ी बड़ी मंचों को साझा कर रहा हूं और श्रेष्ठतम पुरस्कार अर्जित किए हुए हैं। मैं पुनः आपको अभिवादन करते हुए, प्रणाम करते हुए, माँ शारदे को प्रणाम करते हुए, माता पिता के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूं। उसके पहले लाइव पटल पर हमें सुन रहे सभी मित्रों, सुधी पाठकों, दर्शकों को मैं पंकज सिंह दिनकर हरकुंसी, कोटसा नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूं। बहुत सुंदर जी आदरणीय, बहुत सुंदर रहा आपका जीवन परिचय
ये साहित्यिक परिचय और साथ में साहित्यिक संघर्ष और आपकी साहित्यिक उपलब्धियां एवं योगदान बहुत सुंदर लगा आदरणीय आपका यह परिचय सुन करके, क्योंकि आप एक युवा साहित्यकार हैं। आप एक युवा साहित्यकार हैं, आप में तेज है, आप में जज्बा है, कुछ कर जाने का, कुछ लिख जाने का, समाज को दे जाने का। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी रचनाएं अवश्य समाज को एक नई दिशा और दशा देने में सक्षम होगी। आदरणीय, मैं चर्चा परिचर्चा में कुछ आपसे जानकारी लूं, अपने दर्शकों को बताऊं। इसके पहले क्योंकि आपकी रचनाएं बहुत बहुत पढ़ी जाती हैं, बहुत फेमस होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप एक रचना से अवगत कराएं, एक रचना से प्रेरणा दें, फिर हम आगे चर्चा परिचर्चा को ले चलते हैं। जी आदरणीय, मैं आपको एक रचना सुनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है आदरणीय। सर्वप्रथम मां शारदे को प्रणाम करते हुए रचना की 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, तत्पश्चात मां की वंदना पढ़ूंगा, फिर देश समर्पित एक रचना पढ़ूंगा। कि अर्क वंश का कलंकार हूं, लिखता मैं निष्पक्ष, और चाहे होवे सत्ताधारी, चाहे हो ये विपक्ष, कि पद चिन्हों परमात्म पिता के हर पल चलता जाऊं, परे राह कितने भी रोड़े तनिक नहीं घबराऊं। क्योंकि जब व्यक्ति सफलता के शिखर पर होता है तो उसके रास्ते में पता नहीं कितने रोड़े आते हैं, तो इसलिए हमें उन रोड़ों से, हमें उन व्यवधानों से घबराना नहीं है, निरंतर चलते जाना है। यह पंक्ति हमारी संदेश देती है कि आपके मार्ग में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहें। लोग कितनी भी आपकी बुराई क्यों ना करें, आलोचनाएं क्यों ना करें, आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने पथ पर अग्रसर होते चले जाएंगे। तो मैं पुनः आप सभी को प्रणाम करते हुए अम्बेडकर नगर पोएट्री साहित्यिक मंच को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मां शारदे के चरणों में वंदन करता हूं। क्योंकि एक साहित्यकार, श्रेष्ठ साहित्यकार जब बन पाता है, कुछ लिखने या पढ़ने की कोशिश जब कर पाता है जब उस पर मां सरस्वती की कृपा होती है। तो इसलिए मैं वंदना प्रारंभ करूं आपका आदेश लेते हुए। स्वागत है, स्वागत है। कि शारदे मैया तुम को नमन करता हूं, अब तेरे आशीष से गीत मैं लिखता हूं। शारदे मैया तुम को नमन करता हूं, अब तेरे आशीष से गीत मैं लिखता हूं। और हे मां कि हम न जाने हो ताहे संगीत क्या, हे मां मुझे कुछ नहीं पता, जो कुछ ये सूक्ष्म है यह आप सभी का आशीर्वाद है, मां शारदे की कृपा है कि हम न जाने हो ताहे संगीत क्या, हम न जाने चलती कलम कैसे है। शारदे मैया तुम को नमन करता हूं, क्यों मैं करूं अर्चना नित्य मैया तेरी, मैं करूं अर्चना नित्य मैया तेरी, अब तेरे आशीष से चलती कश्ती मेरी, तेरे आशीष से चलती कश्ती मेरी। गीत मन के लिखूं मां तेरी याद में, गीत मन के लिखूं मां तेरी याद में, और
गजल कैसे हूँ शारदे मैया तुम को नमन करता हूँ कि मैं करूं वंदना हे माँ नित्यम मैया यही मेरी सिर्फ एक ही वंदना है कि मैं करूं वंदना नित्यम मैया यही और वंदना तेरी हो बेना ये वंदना वंदना माँ तेरी होवे ना वंदना इस सूक्ष्म दिन कर करे हे माँ इस सूक्ष्म दिन कर करे ये तेरी वंदना और वंदना मैया तेरी न हो वंदना वंदना मैया तेरी न हो वंदना शारदे मैया तुम को नमन करता हूँ। ये माँ के चरणों में वंदना प्रस्तुत की। जी आदरणीय, बहुत सुंदर आदरणीय। आपकी स्वयं की रचना माँ शारदे को समर्पित जो कलम से चली है, आपके भाव अक्षरों से शब्दों वाक्यों में जो आप पिरोए हैं, वास्तव में कहीं न कहीं मन को छू जाने वाली रचना, और साथ साथ में जो आपकी गीयता है, जो गाने का लय धुन तुक मिलाए हैं आप, बहुत ही सराहनीय, बहुत ही सुंदर आदरणीय, बहुत अच्छा लगा आदरणीय। आपके इस कलम को मैं नमन करता हूँ और दो पंक्तियां आपकी सुंदर सी कलम और भावों पर देता हूँ आपके लिए कि लिखकर कुछ ऐसी कहानी भर दे रग रग में जवानी, रच दे कुछ इतिहास अपनी, बैठ ना तू हार कर, चल कलम प्रहार कर, चल कलम प्रहार कर। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर लगा आपकी यह रचना। जी आदरणीय, चूंकि आप एक युवा साहित्यकार हैं, आपने कहीं ना कहीं तेज भरा हुआ है, समाज को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समाज के लोगों को आप जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, उनके हृदय की वेदना को आप समझ रहे हैं, भाव को समझ रहे हैं। कहीं न कहीं आपकी रचनाएं बहुत तीक्ष्ण प्रहार करती हैं, तो बहुत सुंदर लगा आदरणीय। इसी क्रम में मैं चाहता हूँ कि एक और सुंदर सी रचना आपकी सुनी जाए आदरणीय, फिर हम चर्चा को आगे ले चलते हैं। जी आदरणीय। प्रणाम करते हुए और अगली रचना में मैं देश पर समर्पित उन वीर जवानों को याद कर रहा हूं जिन्होंने अपने भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। मैं उन वीर नायकों को, उन शहीदों को सत सत नमन वंदन अभिनंदन करता हूं अपनी रचना के माध्यम से। सुने और अपना स्नेह प्रदान करें। स्वागत। नमन शहादत को करूं वंदना आज, अमर गीत गाता रहूं, खिला रहे यह ताज। माँ भारती के चरणों में प्रणाम करता हूं और मैं उन शहीदों को सतत नमन वंदन अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपने तिरंगे को कभी झुकने नहीं दिया, अपने भारत पर आंच नहीं आने दी, अपने प्राणों की आहुति दे दी और अपने भारत को स्वतंत्र कराया। मैं उन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी रचना पढ़ रहा हूं। तो कैसे भूलूं वीरों की कहानी, दिया बलिदानी वो कितने महान थे, देश के खातिर हुए कुर्बान थे। तो कैसे भूलूं वीरों की कहानी, दिया बलिदानी वो कितने महान थे, देश के खातिर हुए कुर्बान थे। कि तिनका किया समर्पण
समर्पित देश आजाद कराया था, तिनका किया समर्पित देश आजाद कराया था, और सीने पर खा करके गोली अपना खून बहाया था, तो नहीं हार मानी कभी अपनी, दिया अमिट कुर्बानी तो कैसे भूलूं वीरों की कहानी, दिया बलिदानी वो कितने महान थे, देश के खातिर हुए कुर्बान थे, राह चले संघर्ष की हर पर, राह चले संघर्ष की हर पल, भारत माँ जयकार करे, राह चले संघर्ष की हर पल, भारत माँ जयकार करे, अब घर परिवार भुला कर अपना माँ की करुण पुकार करे, तो नमन शहादत को नित करता, खिलेगी क्यारी क्यारी तो कैसे भूलूं वीरों की कहानी, दिया कुर्बानी वो कितने महान थे, देश के खातिर हुए कुर्बान थे। और अंतिम गीत की अंतिम लाइनों में देखें कि अमर नाम संसार रहेगा, क्रांति गीत नित गाएगा, अमर नाम संसार रहेगा, क्रांति गीत नित गाएगा, और दिवस परे कोई जब प्यारा गौरव गीत सुनाएगा, कि दिनकर की किरणों सम चमके वीरों की फुलवारी तो कैसे भूलूं वीरों की कहानी, दिया कुर्बानी वो कितने महान थे, देश के खातिर हुए कुर्बान थे, देश के खातिर हुए कुर्बान थे। माँ भारती को समर्पित किया मेरी रचना आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर। आपने अपनी रचनाओं में जिस प्रकार से शहीद वीर जवानों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, उन तमाम वीरों का जो अपने देश के लिए समर्पित हो गए, कितनी सुंदर भाव, सहज भाव में आपने सुंदर सुंदर शब्दों से उनके इस बलिदान को सार्थक किया, समाज के लोगों तक उनकी वेदना, उनकी भाव, उनकी वीरता को आप पहुंचाने का जो संदेश दिया अपनी रचनाओं में, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा दरिए। और कहीं न कहीं कहा जाता है कि व्यक्ति का व्यवहार ही, व्यक्ति की भाषा, चाल चलन, व्यक्तित्व ही जो निकल के आता है, क्योंकि उसके मन में होता है, कहीं न कहीं वही निकल के आता है। मैं देख रहा हूँ आप दिनकर जी, आपकी जो भाषा है, जो आपकी गीता है, जो आपका कहने का अर्थ है, तात्पर्य है, वो आपके व्यक्तित्व से झलक रहा है, व्यक्तित्व में झलक रहा है, बहुत ही सुंदर। और मैं आपके सम्मान में भी दो पंक्तियां मुझे याद आ रहा है, मैं कहना चाहूंगा कि जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बहुत सुंदर आदरणीय। और आपकी सुंदर सी रचना को प्रतापगढ़ के कवि होरीलाल विनीता जी बहुत बहुत सराहा है, आपकी इस रचना को, आपके इस
प्रस्तुतिकरण को। उन्होंने कहा अम्बेडकर नगर पोएट्री साहित्यिक मंच को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो ऐसे कलाकारों को हम सुन पा रहे हैं। उन्होंने मैसेज किया कि जय हिंद वंदे मातरम, बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत सुंदर प्रस्तुति। आदरणीय मैं होरीलाल विनीता जी को भी इस मंच से आपकी तरफ से भी अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल आदरणीय कि आप आज दिनकर जी के सुंदर विचारों को आप सुन रहे हैं, उनके रचनाओं को आप सुन रहे हैं। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। आदरणीय बहुत अच्छा लगा आपकी रचनाएं, दोनों रचनाएं एक से बढ़कर एक रही। आदरणीय इसी क्रम में मैं थोड़ी सी जानकारी आपसे चाहूंगा। कितने कम समय में इतनी सुंदर रचना लिखना, इतने अंदर के भाव को रचनाओं में ढालना, ये रचना आप कब से लिखना शुरू किए और क्यों आप साहित्य को क्यों अपनाए? जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। क्योंकि मैं प्रारंभिक शिक्षा मेरी सरस्वती शिशु मंदिर से ही रही और मेरा पिताजी माताजी का आदर्श यही कहना था कि बेटा संस्कार और राष्ट्र के प्रेम से अवश्य जुड़े रहना। ये मेरा दुर्भाग्य है कि हमारे बीच में हमारे माता पिता इस समय नहीं है और जहाँ कहीं भी हूँ मैं उनके आशीर्वाद को ग्रहण करते हुए मैंने साहित्यिक कलम विगत 2 वर्षों से उठा ली। वैसे तो मैं बचपन से ही लिखने का शौक था मुझे। कई कार्यक्रमों का मन संचालन मैंने किया और कई वरिष्ठ कवियों ने मुझे यह प्रेरणा दी कि बेटा दिनकर बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा लिखते हो, कलम उठाइए और कलम से क्रांति कर डालिए। तो मैंने कलम उठाई और कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया। तो अभी भी मेरे लाइफ में लर्निंग चल रही है। मैं अपने से श्रेष्ठ कवियों के बीच में रहता हूँ, उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ और अनवरत लाइफ में कोई भी परिपक्व नहीं होता है, संपूर्ण नहीं होता है। इसलिए मैं हमेशा अपने को सूक्ष्म कलमकार समझकर कुछ न कुछ बेहतर लिखने का प्रयास करता हूँ और जो भी सूक्ष्म कलम से वह लिख जाता है या बेहतर हो जाता है तो यह सब माँ शारदे की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है और आप सभी स्नेही मित्रों का ये भाव है जो कि मैं दिनकर की भांति प्रज्वलित होता चला जा रहा हूँ। यह सब माँ शारदे की कृपा है। बिल्कुल आदरणीय अवश्य होंगे आप, क्योंकि आपकी जो प्रतिभा है कभी मरती नहीं, किसी की प्रतिभा कभी मरती नहीं आदरणीय। और आप में जो प्रतिभा भरी है कूट कूट कर समाज के प्रति ये संदेश देने के लिए आप तत्पर हैं। कहीं ना कहीं आपकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक चेतना और राष्ट्र प्रेम की भावना जो भरी हुई है आदरणीय, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा रहा। अवश्य आपको एक दिन बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी आपकी यह प्रतिभा और एक अच्छी सी मंजिल आपको मिलेगी आदरणीय। इसी क्रम में एक छोटी सी जानकारी मैं आपसे चाहूंगा। मन तो करता है कि बार बार आपकी रचना ही सुनी जाए, किंतु कुछ ऐसे भी विचार भाव होते हैं जो रचना के अतिरिक्त भी जानना जरूरी होता है। तो मैं इस क्रम में थोड़ा सा जानकारी आपसे चाहूंगा कि आदरणीय साहित्य जनमानस में पूर्णतया जगह बनाने में असफल क्यों है? जी बहुत अच्छा प्रश्न सर आपने किया। देखिए साहित्य एक समुद्र है जिसकी गहराई मापना हम बच्चों के बस की बात नहीं है। फिर भी प्रयास करते हैं कि वहां तक पहुंचने का प्रयास करें। क्योंकि मैं टाइटल में दिनकर लिखता हूं तो मैं दिनकर की किरणों से सुशोभित होकर उनके प्रकाश को अर्जित करते हुए उनके तेज सम अपने को चमकाने का प्रयास करता हूं। जहां तक रही बात असफलता की, तो व्यक्ति जब तक अपने जीवन में असफल नहीं होता है, हार नहीं मानता है, तब तक वह जीवन में आगे अपनी सफलता के आनंद को नहीं प्राप्त करता है। इसलिए जीवन में असफलता का होना भी बहुत जरूरी है। यदि आप अब सीढ़ी के पहले डंडे को चढ़ेंगे तो अवश्य लड़खड़ाएंगे, इसी प्रकार से दूसरा चढ़ेंगे, तीसरा चढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप यदि आप असफलताओं से हारेंगे नहीं तो आप अवश्य अपने मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए जीवन में कठिनाइयों से, असफलताओं से भागना नहीं है। आप जितने ही अच्छे मार्ग पर होंगे उतनी ही आपकी निंदा होगी, उतनी ही आपकी राहों में कांटे होंगे, उतनी ही आपके पास में असफलताएं आएंगी, परंतु उन असफलताओं से घबराना नहीं है। हमें अपने सफलतम शिखर को प्राप्त ही करना है। मैं पूर्णतः विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जिस प्रकार से मैं अपनी कलम को धीरे धीरे चला रहा हूं
इसी प्रकार से आप सभी के आशीर्वाद से, मां शारदे की कृपा से यदि कलम चलती रही तो आपके समक्ष एक दिन अवश्य एक सफल साहित्यकार बनकर उभरूंगा, दिनकर की भांति प्रज्वलित होता दिखाई पड़ूंगा आप सभी के मध्य। यह मेरा विश्वास है, माता पिता का आशीष है और मां शारदे की अनुकंपा है। जी आदरणीय, बहुत अच्छा लगा आपकी यह जुनून जज्बा देखकर। अवश्य आप एक दिन ऊंचाइयों को छुएंगे। आदरणीय, एक छोटी सी विचार आपके इस विचार से मेरे अंदर उत्पन्न हुआ कि आदरणीय, जैसे कि इसके पहले साहित्य बहुत पढ़ा जाता था। मैं समझता हूँ कि हर घर में, हर पढ़े लिखे घर में कहीं रामायण की पुस्तक होती थी, कहीं महाभारत की पुस्तक होती थी, या जैसे रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, पंत निराला जैसे बहुत सारे कवियों की कुछ कुछ रचनाएं जरूर किसी न किसी को रटी होती थी, याद होती थी। एक बच्चे को एक माता पिता कबीर दास, रहीम दास, तुलसीदास जी के दोहों से डांटते थे और समझाते थे, उन दोहों से उनको संस्कार देते थे। मतलब मेरा कहने का कि संस्कार जी, साहित्य कूट कूट कर समाज में भरी हुई थी और वास्तव में समाज को एक सही संस्कार, दिशा और दशा मिल रहा था। किंतु आदरणीय, इस बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए समाज में देखा जा रहा है कि साहित्य लोगों से काफी दूर होता चला जा रहा है। कि मैं समझता हूँ कि मोबाइल के सिवा लोगों के पास किताबें बहुत कम मिलेंगी। होगा भी लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। ये पन्ना पलट लिए, इसके बाद रख देते हैं किताब को, छूना ही नहीं चाहते। साहित्य से बिल्कुल प्रेम, लोगों का मोह भंग होता चला जा रहा है। आदरणीय, क्या कारण है कि हम साहित्य को सफल नहीं बना पा रहे हैं, साहित्य जन जन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ऐसा क्यों? जी, बहुत उत्तम प्रश्न आपका, बहुत अच्छा विचार। जहां तक मेरा मानना है सर कि साहित्य दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है और जहां दिखाई पड़ रहा है उसका परसेंटेज काफी कम है। तो इस पर कहीं ना कहीं हम आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आज की भारतीय संस्कृति हम आपसे कोसों दूर होती चली जा रही है, जिसका कारण है कि हम पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप आडंबर में पड़ें, मैं भी आडंबर विरोधी हूँ, कुरीतियों को नहीं मानता, आडंबर को नहीं मानता, परंतु यदि अपने बच्चों के अंदर संस्कार पिरोने हैं, भारतीय संस्कृति में प्रवेश करना है, अपने बच्चे को श्रवण कुमार जैसा बनाना है, तो हमें अपने गीता, पुराण, रामचरितमानस पाठ, इनके अध्यायों को पढ़ना होगा, उनकी संस्कृति को अपनाना होगा, माता पिता के चरण स्पर्श करने होंगे समय समय पर। क्योंकि देखा जा रहा है कि लोग भारतीय संस्कृति को भूलते हुए चले जा रहे हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए हमें यदि कुछ कमियां नजर आ रही हैं तो उस पर ध्यान न देते हुए, उनकी अच्छाइयों को कैच करते हुए अपने बच्चों पर 10-15 मिनट का समय अवश्य दें कि बेटा, हमारे पूर्वज ऐसे करते थे, हमारे आदर्श भगवान श्री राम हैं, श्रवण कुमार, दानवीर कर्ण, ऐसे तमाम सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जिनकी कहानियां बच्चों को बतानी होंगी, उन्हें सुनानी होंगी। तब जाके हमारे बच्चे, हमारा समाज भारतीय संस्कृति से जुड़ेगा और साहित्य को एक मजबूत दिशा प्रदान होगी। आज देखा जा रहा है कि बच्चे मोबाइल से जुड़े हुए हैं, माता पिता का कहना नहीं मान रहे हैं, गंदे गंदे गाने गा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, परंतु किताबों से मोह भंग हो रहा है। जब तक हम किताबें अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं, किताबों को पढ़ेंगे नहीं, अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया सर आपने, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य से हम बहुत कुछ सीखते हैं। साहित्य की वह एक ऐसा विधान है जिसके माध्यम से एक कवि, एक लेखक अपनी कलम के द्वारा क्रांति करता है और अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास करता है। साहित्य को मजबूत दिशा प्रदान करने के लिए भारतीय संस्कृति का होना, आचरण की सभ्यता जैसे तमाम सारे अच्छे अच्छे लेख आपने पढ़े होंगे। ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से, जैसा कि आपने कहा बच्चों को कथानक याद हुआ करते थे, आज कोसों दूर है। इसका कारण यही है कि बच्चे किताबों से दूर हो रहे हैं। किताबों से क्यों दूर हो रहे हैं? क्योंकि बच्चों को पश्चिमी सभ्यता सिखाई जा रही है। यदि हम पश्चिमी सभ्यता को ना अपनाकर अपनी भारत की संस्कृति में रहें, अपने संस्कारों को ध्यान में रखते हुए, श्रवण कुमार जैसी कहानियों को पढ़ते हुए, अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक्स को पढ़ते हुए यदि हम अपने को मजबूत करें तो ऑटोमेटिक साहित्य हमारा मजबूत होगा, हमें एक नई दिशा प्रदान होगी,
बच्चे देश का भविष्य होंगे, यही बच्चे आगे चलकर देश का कर्णधार होंगे और साहित्य अपनी ऊंचाइयों को छूता रहेगा। मेरा जहां तक मानना है, इस भारतीय संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के बच्चे किताबी अध्ययन से कोसों दूर हैं, माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, गुरुजनों का सम्मान नहीं करते हैं। कहते हैं गुम इस अंधकार रूम इस प्रकाश, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ही गुरु कहलाता है। आजकल के बच्चे जिस गुरु से शिक्षा लेते हैं, उसी गुरु का सम्मान नहीं करते हैं। तो जब आप गुरु का सम्मान नहीं करेंगे, रामचरितमानस पाठ में भी लिखा हुआ है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। आजकल के बच्चे त्योहारों में भी माता पिता के चरण स्पर्श नहीं करते हैं। और पहले क्या हुआ करता था, मैं अपनी बात बता दूं, मैं शिशु मंदिर का छात्र था, तो मैं अपने मोहल्ले के लोगों के भी चरण स्पर्श करके विद्यालय को जाता था। लेकिन आज की संस्कृति में लोग पैर छूना भी आडंबर बता रहे हैं। हमें आडंबर का विरोध करना चाहिए, कुरीतियों का विरोध करना चाहिए, जातिवाद का विरोध करना चाहिए, परंतु भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। मेरा जहां तक मानना है, साहित्य अपने आप मजबूत होता चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आदरणीय, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। क्योंकि आपके जो विचार हैं वास्तव में कहीं न कहीं यथार्थता को वर्णन कर रहे हैं। बहुत सुंदर लगा आदरणीय आपके यह विचार, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के इस कार्यक्रम को देखने वाले जितने भी श्रोता और दर्शक होंगे, उनको कहीं न कहीं आपके यह विचार जरूर प्रभावित करेगा और उन्हें साहित्य, आपके विचार से साहित्य को मजबूती मिलेगा और समाज को भी एक मजबूती मिलेगा। बहुत सुंदर लगा आदरणीय आपका विचार। और इसी क्रम में आदरणीय मैं चाहता हूँ कि आपके सुंदर रचनाओं में से एक और सुंदर सी रचना इस विचारों के साथ हमारे दर्शकों तक पहुंचे, फिर हम कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं। बात राष्ट्र की चल रही है, तो मैं राष्ट्र समर्पित ही रचनाएं पढ़ रहा हूँ। एक रचना और पढ़ रहा हूँ भारतीय तिरंगे पर। तिरंगा शान है मेरी, नमन वंदन मैं करता हूँ कि तिरंगा शान है मेरी, नमन वंदन मैं करता हूँ और समर्पण इसमें वीरों का, समर्पण इसमें वीरों का नमन सतबार करता हूँ। समर्पण इसमें वीरों का नमन सतबार करता हूँ कि दिव्य झंडा मेरा फहरे, रंग इसका निराला है और प्रकृति में नित खिले मिलकर, प्रकृति में नित खिले मिलकर जगत का यहाँ दुलारा है। प्रकृति में नित खिले मिलकर जगत का यहाँ दुलारा है कि ज्योति जगमग जले हर पल, ज्योति जगमग जले हर पल नमन वंदन मैं करता हूँ। तिरंगा शान है मेरी, नमन वंदन मैं करता हूँ कि याद वीरों को नित करता, किया सब कुछ समर्पण है। याद वीरों को नित करता, किया सब कुछ समर्पण है और जंगला खो लड़ी तुमने, जंगला खो लड़ी तुमने, किया सर्वस्व अर्पण है। जंगला खो लड़ी तुमने, किया सर्वस्व अर्पण है। ये अमर इनकी कहानी है, अमर इनकी कहानी
सतबार करता हूँ, तिरंगा शान है मेरी, नमन वंदन मैं करता हूँ कि गगन में नित्य लहराता तिरंगा शान भारत की, गगन में नित्य लहराता तिरंगा शान भारत की, और रंग इसमें अजीबो है, रंग इसमें अजीबो है, तिरंगा यान भारत की, रंग इसमें अजीबो है, तिरंगा आन भारत की, कि झुके ना सर कभी इसका, झुके ना सर कभी इसका, यही विश्वास रखता हूँ, तिरंगा शान है मेरी, नमन वंदन मैं करता हूँ कि खिली है क्यारी क्यारी अब चमन रोशन हमारा है, खिली है क्यारी क्यारी अब चमन रोशन हमारा है, और दीप शिक्षा का नित जलता, दीप शिक्षा का नित जलता, दिव्य वरदान न्यारा है, दिव्य शिक्षा का नित जलता, दिव्य वरदान न्यारा है, और कलम दिनकर शहादत को, कलम दिनकर शहादत को, नमन वंदन मैं करता हूँ, तिरंगा शान है मेरी, नमन वंदन मैं करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। माँ भारती के चरणों में बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर। आपकी इस रचना को सराहा है प्रतापगढ़ से कवि होरीलाल विनीता जी, और शिप्रा ज्ञान साहित्य यात्रा ने आपके इस रचना को सराहा है। कहा परम सत्य बात आपने कहा आदरणीय, बहुत ही सुंदर। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर लगा आदरणीय, और मैं सभी श्रोताओं को भी और आपकी सुंदर रचना को भी, आपको भी पुनः एक बार मैं स्वागत बंदन अभिनंदन करते हुए धन्यवाद देता हूँ कि आप कह रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, और आप कहें लोग सुने मतलब समाज सुन रहा है, और जरूर समाज को एक नई दिशा और दशा से आप प्रेरित कर रहे हैं। आने वाले समय में जैसा कि आपने कहा कि साहित्य अवश्य लोगों के जन जन के हृदय में बसेगी। आदरणीय सत्य होगा आपकी यह बातें, आपकी यह सपना कल्पना जरूर एक दिन यथार्थ और में बदलेगी। बहुत सुंदर लगा आदरणीय। आदरणीय मैं चाहता हूँ एक सुंदर सी रचना और सुनी जाए, किंतु इसके पहले एक छोटी सी विचार मेरा है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि आदरणीय आप खासकर साहित्य में बहुत सारी विधा है, जैसा कि निबंध है, लेख है, रिपोर्टाज है, डायरी है, कहानी है, लघु कथा है, किंतु इन सभी विधाओं में से आप सबसे ज्यादा पसंद किया काव्य को। खासकर इतनी सुंदर रचना काव्य में जो आप लिख रहे हैं, आपने काव्य को ही क्यों पसंद किया? आपको सबसे ज्यादा पसंद काव्य ही क्यों है? जी, अति उत्तम प्रश्न है सर। क्योंकि काव्य एक ऐसा माध्यम है जिससे जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी मासूमियत महसूस नहीं करता है। यदि काव्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, संगीत से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वह उसके अंदर सकारात्मक भाव रहते हैं, हमेशा ऊर्जा का संचार रहता है। इसलिए मैंने साहित्य साधना करते हुए काव्य को अपनाया, और काव्य को लेकर जब भी मैं बैठता हूं तो मेरे अंदर, जैसा कि दिनकर मेरा नाम है, दिनकर की किरणें ऑटोमेटिक प्रकाश भरने लगती हैं,
और मैं अपने आप से प्रज्वलित होता रहता हूँ। इसलिए काव्य मैंने चुना और काव्य में माँ सरस्वती की कृपा से एक मुकाम हासिल करने की चेष्टा रखता हूँ। मेरा संकल्प है कि काव्य निरंतर ऊंचाइयों पर इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा और यह दिनकर की सूक्ष्म कलम एक दिन कुछ क्रांति करेगी। तो काव्य अपने आप को जी आदरणीय, बहुत सुंदर आदरणीय। मैंने देखा हूँ कि जैसे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी से ही मैं बात को करता हूँ, आपसे बात उठाता हूँ इस बात से कि जैसे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी को पढ़ा जाए या किसी भी लेखक की कहानी को पढ़ा जाए तो कहानी में स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जब तक पाठ खत्म नहीं हो जाता है तब तक हम यही होता है कि पढ़ ले आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। कहीं न कहीं वो हमको खींचता चला जाता है और कहानी में हम डूबते चले जाते हैं और आगे की ओर अग्रसर बढ़ते हुए पूरे कहानी को जब तक समाप्त नहीं कर लेते हैं, निष्कर्ष तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक हम चलते रहते हैं। कहीं कहीं कहानी हमको खींचती है अपनी तरफ। अगर ये क्या काव्य में भी, खासकर कविताओं में भी क्या ऐसा कुछ गुण है, कैसे यह गुण है कि हमको अपने में वो समेट लेती है? काव्य को कैसे माना जाए कि हमको समेट लेती है? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। काव्य एक ऐसी कला है, मैं